What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 15 of the GNG 3.0 और 10 दिन की बात और है। डे 25 तक आपका पूरा अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसका एग्जाम है हमारा 14th एंड 15th फेब में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15-16 होगा या 14-15 होगा, जो भी है हम तो फोड़ेंगे भाई। ठीक है, चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी, शुरू करते हैं बच्चों। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट बी से आज हम शुरू करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर्स में शुरू के 3 चैप्टर्स थोड़े बड़े बड़े से हैं, आखिरी चैप्टर छोटा सा है, तो बहुत आसानी से आपका ये पार्ट हो जाएगा। सेकंड डिस्क्लेमर, ये जो पार्ट बी है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो इसमें आपको ज्यादा समझना है और कम रटना है। मतलब याद तो ऑफ कोर्स करना पड़ता है, बट समझने का काम ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 चीजों को जोड़ के बनाया है, मैनेजमेंट, जिसके ऊपर हमने 8 चैप्टर पढ़ लिए, तो अब एटलीस्ट तुमको ये तो पता है कि मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल, हर तरीके से पैसे का मैनेजमेंट। मतलब ये पूरा पार्ट ही तुम्हें ये सिखाएगा कि कैसे तुम्हें एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी किस तरीके से उसके फिनेंस को मैनेज करना है। क्योंकि देखो, अगर पैसा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, अगर वो वेस्ट होगा ना तो फिर क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ने लिखने का। तो मनी को कैसे मैनेज करना है वो आप यहां पे सीखने वाले हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चा। सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। तो बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत है उसी को हम बिजनेस फाइनेंस बोल देते हैं। ज्यादा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से शुरू होता है बच्चा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ना बिजनेस को पैसे की शुरुआत कब से होती है। बिजनेस के सेटअप से पहले ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट मेकिंग पे, उसके बाद सेलिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, आफ्टर सेल पे, हर जगह आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आप पैसा कहां से लाओगे। क्या आप पैसा अपना खुद का लगाओगे, या फिर आप किसी बैंक से बोरो करने वाले हो, या फिर आप पब्लिक से बोरो करने वाले हो। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस ऑफ रेजिंग फंड्स। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रोक्योरमेंट कहां से होगा। प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा कहां से अरेंज होगा। ठीक है, वंस द मनी इज अरेंज्ड, एक बार पैसा अरेंज हो गया, पहला मुश्किल सवाल खत्म। पैसा अरेंज हो गया। अरेंज होने के बाद अब दूसरा सवाल आता है कि पैसे को कहां लगाने वाले हैं, किस बिजनेस में लगाने वाले हैं, किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में लगाने वाले हैं जहां से और पैसा बने। क्योंकि अगर आप पैसा अपने पास रखते हो तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, बैंक में रखते हो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। लोग बिजनेस ही क्यों करते हैं भाई पैसा तो बिजनेस में भी लगेगा, आप बैंक में रख दो वहां भी बढ़ेगा। तो बिजनेस क्यों करते हैं, क्योंकि बिजनेस में ज्यादा बढ़ता है। राइट, तो हम ये देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट के बाद इसको कहां लगाएं, किस तरीके से इसको यूटिलाइज करें, किस तरीके से इस पैसे को इन्वेस्ट करें। उसके बाद जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे वहां से प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट बनने के बाद कितना बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे या फिर कितना शेयर होल्डर को बांट दे एज डिविडेंड। क्योंकि भाई देखो, जिन्होंने पैसा लगाया है वो शेयर होल्डर्स हैं, वो मालिक लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न तो चाहिए ना। उनको पैसा लगाने के बदले में कुछ ना कुछ आरओआई चाहिए। तो आपका जो प्रॉफिट आया उसमें से कितना आप शेयर होल्डर्स को दोगे एज डिविडेंड, कितना बचा के रखोगे फॉर फ्यूचर ग्रोथ, फॉर री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये सब बच्चों हमको सीखना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीखनी है। देखो क्या क्या है। सबसे पहले अच्छे से प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब पैसा कहां से अरेंज होगा, प्रोक्योर होगा। उसके बाद कैसे आप उसको एलोकेट करोगे, कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो देखो बोल रहा है एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो 3 चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है और इन तीनों पे ही बेस्ड 3 डिसीजंस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड टू द डिसीजंस, सबसे पहले आता है व्हाई इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो इंपॉर्टेंट। हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले बोल रहा है ये स्टडी
हमें ये बताती है कि हमारा क्या साइज होना चाहिए और क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए फिक्स एसेट्स का। बेटा जब हम पैसा यूटिलाइज करते हैं ना, तो हम दो प्रकार के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या तो हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है बेटा कि कितना आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्टडी से हम ये जान पाते हैं कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स में और कौन से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। द साइज एंड कॉम्पोजिशन, साइज मतलब कितना, कॉम्पोजिशन मतलब कौन से एसेट्स में। द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा आता है बच्चा करंट एसेट्स कितने होने वाले हैं। अब एक तो हो गया हमारा कैपिटल बजटिंग, एक होता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर जान पहचान करनी, डिसीजंस लेने, नॉलेज करनी। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में देखो, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले फिक्स एसेट्स चाहिए। मुझे मेरी बिल्डिंग चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। इसके बिना मैं कैसे काम करूंगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फिक्स एसेट्स। देन वी नीड करंट एसेट्स, डेली बेसिस के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे कैश चाहिए भाई, इन सारे खर्चों के लिए जो डेली के खर्चे हैं, इंटरनेट का खर्चा, बिजली का खर्चा, रेंट का खर्चा, लेबर की सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस, ईटीसी ईटीसी, बिजनेस के मल्टीपल एक्सपेंसेस। तो इतने सारे एक्सपेंसेस के लिए मेरे बच्चे हमें क्या कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया करंट एसेट कितने होने चाहिए, कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना कैश होना चाहिए, कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये सब हम ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही स्टडी करते हैं। तो एसेट्स की पूरी स्टडी, पॉइंट नंबर 1 फिक्स एसेट्स की स्टडी, पॉइंट नंबर 2 करंट एसेट्स की स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इनटू कैश, बिल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, ये सब। उसके बाद कितना पैसा हम यूज करेंगे, कितना पैसा बच्चों हम यूज करेंगे इन एसेट्स को फंड करने के लिए। भाई फिक्स एसेट खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, करंट एसेट्स के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो कितना पैसा आप शॉर्ट टर्म का यूज करने वाले हो, कितना पैसा आप लॉन्ग टर्म का यूज करने वाले हो। भाई अगर आप बैंक से लोन लोगे तो यू कैन हैव शॉर्ट टर्म लोन, यू कैन हैव लॉन्ग टर्म लोन। तो इनमें जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये अरेंजमेंट भी तो देखना है ना, राइट। तो ये बोल रहा है द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म। कितना आप लॉन्ग टर्म के लिए रेज करोगे, कितना आप शॉर्ट टर्म के लिए रेज करोगे, ये भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बोलेगा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, कुछ का बोलेगा शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, देन क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स, देन कितना अमाउंट आप लॉन्ग टर्म के लिए, कितना अमाउंट आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज करोगे। देन नेक्स्ट द ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। अब ये ब्रेकअप तुम वो वाला ब्रेकअप मत समझ लेना जहां तुम सोच रहे हो, वो नहीं है ये। ब्रेकअप का मतलब है बाइफरकेशन। बाइफरकेशन का मतलब कि जो आप पैसा रेज करने वाले हो, जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने वाले हो, पैसे का अरेंजमेंट करने वाले हो, उसके अंदर कितना कर्जा होगा, कितना इक्विटी होगा। सर कर्जा और इक्विटी मतलब समझो, भाई तुम बैंक के पास जाओ और बैंक को बोलो हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत है, हमको लोन दे दो। एक तो हो गया ये तो हो गया डेट, ठीक है। दूसरा तुम बैंक के पास जाओ और बैंक को बोलो आप हमारे इन्वेस्टर बन जाओ, आप हमारा कैपिटल में इन्वेस्ट कर लो, आप शेयर्स खरीद लो हमारे, आप हमारे क्या खरीद लो, शेयर्स खरीद लो। ये क्या हो गया बच्चा, इक्विटी। भाई बैंक भी तो एक फर्म है ना, प्राइवेट बैंक्स भी एक फर्म है, वो लोग इन्वेस्ट दोनों तरीके से करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे रेज करने वाले हो, आप कर्जा लेने वाले हो या फिर आप शेयर्स वगैरह इशू करने वाले हो। सेम केस विद द पब्लिक, आप बैंक के पास मत जाओ, आप जनता के पास जाओ, पब्लिक को बोलो हमें लोन दे दो, यानी कि डिबेंचर खरीद लो हमारे, या फिर हमारे कैपिटल में इन्वेस्ट कर दो, शेयर्स ले लो हमारे। तो डेट कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, ये भी सोचने वाली बात है, और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, समझे। तो सबसे पहले क्या, फिक्स एसेट्स कितने कौन से, करंट एसेट्स कितने कौन से, उसके बाद इनका जो हम पैसा अरेंज करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा या शॉर्ट टर्म के लिए होगा। फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो डेट होगा या इक्विटी होगा, ठीक है। और लास्ट में बोलता है सारी आइटम्स जो मेरे P&L में आएंगी वो भी मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है ना। भाई अगर मैंने कितने एसेट्स बनाए हैं उनका डेप्रिसिएशन,
अगर मैंने लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट ये भी P&L में जाएगा। इसी तरीके से मैं जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से किस फॉर्म में इनकम आती है, कौन कौन सी RFO, कौन कौन सी अदर इनकम, तो जितनी भी आइटम्स P&L में आती हैं, चाहे वो खर्चे हो चाहे वो इनकम्स हो, वो डिपेंड करता है मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं पैसा कैसे मैनेज कर रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, ऑल द आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस and revenue are recorded in P&L. If we pay more interest and higher depreciation, it will increase expenses and affect P&L. Higher equity may entail higher payment of dividend. अगर आप इक्विटी में जाओगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना बच्चा। हाँ सर। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है इसको पढ़ने का। बेटा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, बस यही एक मेन ऑब्जेक्टिव है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, हमारा इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी वांट। समझे, मेरा इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती ही रहनी चाहिए। समझ गए सर? वो कैसे बढ़ती है? देखो बच्चा, ऐसे बढ़ती है जब उनको अर्निंग पर शेयर ज्यादा होता है। अर्निंग पर शेयर ज्यादा होने का मतलब है कि उनको अपने शेयर्स पे, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, मेरे शेयर होल्डर ने जो शेयर खरीदे हैं, उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो जब अर्निंग पर शेयर बढ़ता चला जाता है ना, तब हम बोलते हैं कि हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है। समझे? अब ये कैसे बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है? कई तरीके से बढ़ती है। जब आप अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो ना बेटा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। भाई प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स आप डिविडेंड भी ज्यादा दोगे, राइट? दूसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हो, पैसे को अच्छे से यूज करते हो। पैसा जितने अच्छे से यूज करोगे उतना और पैसा बनेगा, तो ऑफ कोर्स आप EPS, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड ज्यादा दोगे, राइट? उसके बाद आप लिक्विडिटी मेंटेन करके रखते हो। लिक्विडिटी मेंटेन करने का मतलब होता है बच्चों कैश अवेलेबल होना। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके पास सेल तो बहुत अच्छी है लेकिन उधार की सेल है, कैश नहीं है। भाई कैश नहीं होगा तो डिविडेंड कैसे दोगे? डिविडेंड तो कैश से दिया जाएगा ना, तो वो प्रॉफिट तुम्हारा दिखेगा लेकिन तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं होगा, तो गलत बात है। लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे तभी डिविडेंड दे पाएंगे ज्यादा। उसके बाद फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टाइम पे देंगे। अगर बच्चों अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हम टाइम पे देंगे, हम क्रेडिटर को टाइमली पे करेंगे, तो वो हमें सहयोग करेंगे, फर्दर बिजनेस करने में हेल्प करेंगे। जितना आप पेमेंट टाइम से करोगे उतना भरोसा बनता है, उतना ज्यादा लोग आपके बिजनेस में और तैयार रहते हैं उधार देने के लिए। उधार देंगे, बड़ा बिजनेस होगा, टाइमली पेमेंट करते रहेंगे, हमारा भरोसा बनेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और अल्टीमेटली अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, वेल्थ बढ़ाना इक्विटी शेयर होल्डर का। अब ये कैसे बढ़ता है, इसके साथ साथ 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लिक्विडिटी मेंटेन करना, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का, और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी करना ऑन टाइम। ठीक है बेटा, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है। अब आ रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। हमें कितने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। आ जाओ जल्दी जल्दी से। हमें कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं? बेटा 3 डिसीजंस हैं। ठीक है, कितने डिसीजंस हैं? 3। सर कैसे? देखो बहुत आसान। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी थी ना डेफिनेशन में, वही 3 चीजें हैं। सबसे पहले पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, ये होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बेसिकली। इसके हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो डेट या फिर इक्विटी। ठीक है, या तो डेट या फिर इक्विटी। डेट का मतलब कर्जा वर्जा लेंगे, इक्विटी का मतलब हम लोन नहीं लेंगे, हम शेयर्स इशू करेंगे, हम ओनर्स कैपिटल की तरफ जाएंगे, बोरोड फंड्स की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट ही लिख देता हूं, अरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो। अभी हमने पढ़ा ना इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, कितने फिक्स एसेट्स कितने करंट एसेट्स, वही यहाँ पे भी कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाले हो, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स में, या फिर आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अगर आप करंट एसेट्स में देख रहे हो तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। फिर इन्वेस्ट करके बेटा जो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। यानी कितना मैं डिविडेंड दूंगा और कितना मैं रिटेन करूंगा, रिटेन एज रिजर्व्स। कितने रिजर्व्स बनाएंगे और कितने डिविडेंड बांटेंगे। बेटा ये रिजर्व इसलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आए तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आए तो पैसा होना चाहिए। तो सारा पैसा अगर शेयर होल्डर को बांट दोगे तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा ही नहीं होगा, तो बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो कुछ बांट देते हैं, कुछ बचा लेते हैं। इन तीनों डिसीजंस को हम पढ़ने वाले हैं कि पैसा आएगा तो कहां से आएगा, इन्वेस्ट होगा तो कहां इन्वेस्ट होगा, और डिविडेंड देना है या नहीं देना है, ये पढ़ेंगे और आधा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। लो बच्चों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना मेनली बेटा हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही पढ़ना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको सोचना कितना इंपॉर्टेंट है, उसका सही डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल हमें नहीं पढ़ना, वो हमारे पोर्शन में नहीं है। हमारे पोर्शन में सिर्फ कैपिटल बजटिंग का बात है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, दिस डिसीजंस रिलेट टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को सेलेक्ट करना, इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड, जिन एसेट्स में आपका पैसा लगेगा। देखो बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। कोई लैंड बिल्डिंग खरीदोगे, फैक्ट्री खरीदोगे, कोई बड़ा बिजनेस खरीदोगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। तो ये बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे डिसीजंस आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बहुत इंपैक्ट देते हैं। आपकी जीवन भर की कमाई लग जाती है ऐसे खर्चों में, है ना। उसके साथ साथ ये आपने एक बार ले लिया तो फिर ये इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये बदले नहीं जा सकते, इरिवर्सिबल रहते हैं बच्चों ये डिसीजन। देखो क्या बोल रहा है, अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स, फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने फंड्स इन्वेस्ट करने के, बट फर्म हैज टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट। फर्म को कौन सा सिलेक्शन करना पड़ता है, सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट का, विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म, जिससे क्या मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ये दिमाग में रखना, ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना है जिससे मैक्सिमम रिटर्न आए। ठीक है, द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। जब वो फिक्स्ड एसेट्स में करती है तो इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स में करती है तो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बस इतना मीनिंग में आपको लिख के आना है। ठीक है, ये आया बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड एसेट्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब आप लेते हो तो उसको केयरफुली लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है ये हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इंपैक्ट करेगा। भाई इतना बड़ा डिसीजन है, इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर आपने एक बार अपने जीवन भर की कमाई लगा दी और वो गलत जगह लग गई तो भाई बस बर्बाद हो गए। क्या हो गए बेटा, बर्बाद हो गए। तो बहुत ध्यान से केयरफुली ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, ये भी डिस्कस हो गया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट करेगा और बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर ये गलत हो गया तो बहुत नुकसान होगा। तीसरा, रिस्क इन्वॉल्व, बहुत तगड़ा रिस्क, भाई जितना बड़ा अमाउंट उतना ज्यादा रिस्क, राइट। चौथा, इरिवर्सिबल डिसीजंस, बेटा ये इरिवर्सिबल होते हैं। आपने एक बार लैंड खरीद ली, फिर उसके बाद उसको बेचना बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से कस्टमर नहीं मिलता, बहुत लंबा प्रोसेस है। देखो बोल रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दीज डिसीजंस इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स एंड हेवी कॉस्ट, हेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मस्ट बी टेकन आफ्टर केयरफुल प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट करता है, ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व है, बहुत रिस्क है और इरिवर्सिबल डिसीजंस है। ठीक है, आज वाला पार्ट आज ही याद कर लेना बच्चा, राइट। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आई एम सो सॉरी, मैंने डिविडेंड बोला ना, डिविडेंड नहीं, इन्वेस्टमेंट, अभी तो हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो बेटा 3 मेन फैक्टर्स हैं, वैसे तो 4 हैं, चारों पढ़ाता हूं, ठीक है। सबसे पहले है CRRI। सर ये क्या है? ये मेमोरी टेक्निक है, याद रखना। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो गया तो रोना पड़ेगा, क्राई हो जाएगा बेटा। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के 4 चीजें सोच के डिसीजन लेना है। सबसे पहले कैश फ्लो, सबसे पहले कैश फ्लो। सर कैश फ्लो मतलब? कैश फ्लो मतलब कि जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो उससे कितना कैश जनरेट हो रहा है। मैंने अभी आपको बोला ना कि हर बिजनेस में कई बार सेल अच्छी होती है लेकिन लिक्विडिटी नहीं होती, कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो बहुत जरूरी है। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से कैश फ्लो अच्छा है। वो उधारी, बहुत ज्यादा उधार का बिजनेस नहीं होना चाहिए। कैश जरूरी है, कैश चाहिए, बिना कैश के काम नहीं चलेगा, राइट। देखो बोल रहा है व्हेनेवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड्स इट एक्सपेक्ट सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो। हमें कैश फ्लो चाहिए, तभी डे टू डे खर्चे निकलेंगे, तभी रोज का काम होगा और फ्यूचर में भी हम और इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे, राइट। दूसरा क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए तो 1 करोड़ पे सपोज मुझे 10 लाख का रिटर्न आया तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न हो गया 10%। 1 करोड़ कैपिटल पे 10 लाख का प्रॉफिट आया तो 10% का रिटर्न आ गया बेटा, सही है। तो हमें यह देखना है कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है, राइट। देखो बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ रिटर्न इट विल बी एबल टू ब्रिंग, ठीक है। इफ प्रोजेक्ट ए इज ब्रिंगिंग 10%, प्रोजेक्ट बी इज ब्रिंगिंग 15%, तो फिर हमें प्रोजेक्ट बी की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा रिस्क। यहां नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं रिस्क कैसा लेना है, मॉडरेट। भाई देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के बिजनेस ही नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना। तो कैसा रिस्क लो? मॉडरेट रिस्क लो। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ, कैश फ्लो देखो, रिटर्न देखो, रिस्क देखो, चौथा देखो इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या मेरे लिए ये ओवरऑल एक फिजिबल ऑप्शन है या नहीं है, कैसे ये मेरे P&L को इंपैक्ट करता है, कैसे ये मेरी कैश फ्लो को इंपैक्ट करता है, ये सब भी देखना है। क्या बोल रहा है? द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ कैलकुलेशंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट कितना होगा, कैश फ्लो कितना होगा, रिटर्न कितना होगा। फिनेंस मैनेजर बहुत अच्छे से सारे ऑल्टरनेटिव्स देखे और तब ही बाद में इन्वेस्ट करे, समझे। तो दिस वाज ऑल अबाउट कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। परफेक्ट, समझ में आ गया क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकते हैं, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल। फिर कैपिटल बजटिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्राई, CRRI, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं दूसरे डिसीजन पे जो कि है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सर ये फाइनेंसिंग डिसीजन भी हमने पढ़ा अभी, बिल्कुल पढ़ा बच्चों। फाइनेंसिंग का मतलब ही क्या है कि पैसा कहां से अरेंज होगा। भाई इन्वेस्ट तो कर दूंगा लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब एक अच्छा प्रोजेक्ट दिख गया इन्वेस्ट करने के लिए कि ठीक है इस फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा तो चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा वो यहां पे देखना है। फ्रॉम विच सोर्स कैपिटल इज टू बी रेज्ड। क्लास 11th में भी एक चैप्टर पढ़ा था आपने, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। वहां ये सब पढ़ते थे हम, ओनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना कुछ पढ़ते थे। ये वही तो है, कौन से सोर्स से पैसा आएगा वही तो है। देखो क्या बोल रहा है, दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फाइनेंस। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी, टू बी रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। शॉर्ट टर्म सोर्सेस किस में आते हैं? वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। 2 सोर्स होते हैं बेटा जहां से हम पैसा अरेंज करते हैं, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। ओनर्स का मतलब होता है अपना ही पैसा लगाना। ओनर्स फंड्स में हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं। बोरोड फंड्स कौन से होते हैं? जो आपने बोरो करा, जो आपने कर्जा लिया, बैंक लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब बोरोड फंड्स में आ जाते हैं बेटा, ठीक है। देखो बोल रहा है शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स कॉन्स्टिट्यूट ओनर्स फंड्स, डिबेंचर, लोन, बॉन्ड constitute borrowed funds. The main concern of a manager is to decide how much is to raise from owners funds, कितना owners fund से लें और कितना borrowed fund से लें। सर इतना क्यों सोचना पड़ता है? बेटा देख 2 हैं, एक है owners funds, एक है borrowed funds, ठीक है। जो owners funds है ना बाबू,
ये कॉस्टली होता है, इसके अंदर पेपर वर्क, फॉर्मेलिटी, इधर उधर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बोरोड फंड होता है ये रिस्की होता है कि भैया अगर ना चुका पाए, कर्जा लिया और ना चुका पाए, यहाँ तो इक्विटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी डूब गई तो उनका पैसा भी डूब गया, उनका डिसीजन था, आपके ऊपर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन नहीं आती। लेकिन कर्जा लिया अगर आपने, कंपनी डूब गई तो आपके पर्सनल एसेट्स तक बिक जाएंगे, बड़ी समस्या है। बिजनेस तो अल्टीमेटली लोन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। अगर हम कर्जा लेते हैं, चलो कंपनी में तो फिर भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी में तो आपकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, बट फिर भी कंपनी का तो सब कुछ बिक जाएगा ना। पर्सनली अगर मैं लोन लूं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भैया, मेरे पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे अगर मैं पर्सनल लोन लूं। लेकिन एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी तो रिस्क तो है ही ना यार। ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप बोरो करते हो तो रिस्की तो है, चुकाना तो पड़ेगा, चाहे कहीं से लाओ चुकाओ, है ना। तो बहुत ध्यान से डिसीजन लेना पड़ता है कि ओनर्स फंड से पैसा रेज करें या बोरोड फंड से। अब इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। सर इसके कितने फैक्टर्स हैं, इसका क्या मेमोरी टेक्निक है? इसका मेमोरी टेक्निक है नालायको C3F2RS। यहां लिखते हैं, चलो भाई इस डिसीजन की बात हो रही है, फिनेंसिंग डिसीजन में C3F2, यहां पे था क्राई, कैश फ्लो, रिटर्न, रिस्क, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। यहां पे है C3F2RS, C3F2RS, ठीक है, ओके। सबसे पहले है कैश फ्लो, कॉस्ट कंट्रोल, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, रिस्क, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो यहां पे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है कैश फ्लो। सर कैश फ्लो का इससे क्या लेना देना है? देखो बच्चों एक बात समझो, अगर आप कर्जा लेते हो तो यहां पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, और अगर आप शेयर्स इशू करते हो तो आपको डिविडेंड देना है। दोनों ही पे करने के लिए आपके पास कैश फ्लो अच्छा होना जरूरी है। दोनों ही पे करने के लिए कैश फ्लो अच्छा होना जरूरी है। डिविडेंड तो चलो ऑप्शनल है फिर भी, कि भाई प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे, राइट। लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो अगर आप कर्जे की तरफ जा रहे हो, डेट की तरफ जा रहे हो, तो तभी जाओ अगर कैश फ्लो अच्छा हो। अगर कैश फ्लो खराब है ना तो डेट तो सोचो ही मत, राइट। तो कैश फ्लो अगर गुड है तो ही आपको डेट की तरफ जाना है। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है ना तो डेट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, इक्विटी की तरफ जाओ। पहली बात तो ये, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट। अब मैंने आपको बताया कि शेयर्स इशू करने में जो एक इक्विटी है ना, इक्विटी एक कॉस्टली अफेयर है, उसके अंदर काफी ज्यादा कॉस्ट जाता है। डेट में कंपैरेटिवली कॉस्ट कम होता है। तो आप क्या करो, आप कॉस्ट को कंपेयर करो, कॉस्ट को कंपेयर करो और किस ऑप्शन में जाओ जिसमें लीस्ट कॉस्ट आ रही हो, जिसमें सबसे कम कॉस्ट आ रही हो, क्योंकि कॉस्ट कम आएगा तभी आपका रिटर्न अच्छा आएगा। तो कॉस्ट वाले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि द कंपनी या द फाइनेंशियल मैनेजर विल कंपेयर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड देन गो विद द ऑल्टरनेटिव विद द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है बच्चा। कंट्रोल का क्या मतलब होता है बच्चा? देखो कंट्रोल किसका होता है? कंपनी का कंट्रोल करने का अधिकार किसका है? जिनके पास वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। तो पूरा कंट्रोल शेयर होल्डर्स का होता है कंपनी पे। पूरा कंट्रोल किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। तो अगर आप चाहते हो कि पुराने शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट का मतलब बट जाए, कि पुराने शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, तो आप नए शेयर्स इशू कर सकते हो। सपोज पहले 5 लोगों के पास शेयर्स हैं तो सारे डिसीजन मेकिंग यही करते हैं। अभी आपने 5 लोगों को और शेयर्स दे दिए तो अब 10 लोग हो गए जिनके पास वोटिंग राइट है। मिलजुल क्या करेंगे ना, तो पहले वालों की पावर 50% हो गई। पहले इन 5 के पास 100% कंट्रोल था, अभी 5 नए लोग और हो गए तो टोटल 10 हो गए। अब 10 में से ये तो 5 रह गए ना, तो इनकी पावर डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट का मतलब होता है कम हो जाना, घुल जाना, राइट। तो अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर शेयर्स की तरफ जाओ,
या फिर इक्विटी की तरफ जाओ, और अगर आप डाइल्यूट नहीं करना चाहते तो फिर डेट की तरफ जाओ। फिर डेट एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है बेटा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों जो फिक्स्ड आपके ऑपरेशंस के खर्चे हैं, जैसे रेंट है, ठीक है, अगर कोई परमानेंट स्टाफ की फिक्स्ड सैलरीज हैं तो ये आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो एज अ मैनेजर आप देखो कि अगर कंपनी के पास ऑलरेडी फिक्स्ड खर्चे बहुत सारे हैं और बहुत बड़े अमाउंट के हैं, कि फिक्स्ड खर्चे बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े अमाउंट के हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको मेरे बच्चे कम से कम डेट लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा फिक्स्ड इंटरेस्ट और बढ़ गया। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी फिक्स्ड खर्चे बहुत सारे हैं तो कर्जे की तरफ मत जाओ। तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो फिर इक्विटी की तरफ जाओ, डेट की तरफ मत जाओ, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट किसको बोलते हैं बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इशू को। अगर हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो इशू करने पे खर्चे आते हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्टस का खर्चा हो, चाहे वो अदर खर्चे हो, इशू करने पे खर्चे आते हैं। तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें सबसे कम आ रही है, फिर वाला वही पॉइंट कि फ्लोटेशन कॉस्ट जिस भी सोर्स में सबसे कम आ रही है उधर जाओ। अगर सब में बराबर आ रही है तो बैंक लोन वगैरह देख लो, वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है। रिस्क बेटा फिर से कैसा लेना है? मॉडरेट रिस्क लेना है, बहुत हाई या लो रिस्क में नहीं जाना। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब है बच्चे यहाँ पे शेयर मार्केट। कैपिटल मार्केट का क्या मतलब होता है? शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में ना बेटा दो फेजेस होते हैं। एक होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ होती है, बूम, जब सब कुछ ऊपर चल रहा होता है, सब कुछ बढ़ रहा होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बुलिश फेज, इसको हम बोलते हैं बुलिश फेज। एक होता है जब सब नीचे चल रहा होता है, रिसेशन या फिर डिप्रेशन, सब नीचे है, मार्केट में सब डाउन है, सबके पैसे डूब रहे हैं, सब खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं बियरिश फेज। तो अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है, बुल रन मतलब सब पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया, जो पैसा लगा रहा है वो पैसा कमा रहा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, सबके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब भी मार्केट में ऐसा फेज हो, बुलिश फेज हो, सब ऊपर 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 चल रहा हो, तो उस केस में हम बोलते हैं शेयर्स इशू करो, इक्विटी में जाओ। क्योंकि डूबती मार्केट में शेयर कोई नहीं खरीदना चाहता, वहां पे लोगों को लगता है पैसा तो डूब जाएगा, मैंने पैसा लगाया कल ही डूब जाएगा, फिर लगाया और डूब जाएगा, क्योंकि मार्केट नीचे है। यहां पे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, यहां पे लोग डिवेंचर खरीदते हैं, यहां पे लोग डेट वाली सिक्योरिटी खरीदते हैं, क्योंकि एक तो वो पक्का वापस मिलेगा पैसा और उस पर इंटरेस्ट भी फिक्स मिलेगा। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ है, बूम पे है, ऊपर की तरफ है, बुलिश मार्केट है, तो इक्विटी में जाओ। अगर रिसेशन है, मार्केट नीचे की तरफ है बच्चा, तो डेट की तरफ जाओ। बताओ भाई नालायको, क्या ये क्लियर है? हाँ सर, मस्त समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। कैश फ्लो हो गया, कॉस्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया, रिस्क हो गया, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स हो गया। क्या ही बात है, बढ़िया। देखो, कॉस्ट ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। रिस्क हमेशा उस सिक्योरिटी में जाओ जिसमें मॉडरेट रिस्क हो। मैं तुम्हें सारे की पॉइंटर्स पढ़ा दूंगा, तुम्हें चिंता करनी नहीं है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट जहां पे लीस्ट हो उसमें जाओ। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अगर कैश फ्लो स्मूथ और स्टीडी है तो ही बोरोड फंड में जाना है, नहीं तो नहीं जाना, ठीक है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, कंपनी डू नॉट यूज बोरोड फंड्स, तो फिर डेट की तरफ कंपनी नहीं जाती। कंट्रोल, अगर आपको दिक्कत है कि आपको कंट्रोल नहीं बांटना, तो फिर डेट की तरफ जाओ। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर बूम है तो शेयर्स, अगर डिप्रेशन है तो डेट, ठीक हो गया। ये बच्चों हमारा दूसरा डिसीजन होता है। यहां से शुरू होगा हमारा तीसरा डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। सर व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन? देखो बच्चों, डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या? भाई पैसा पहले अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो कितना अपने पास रखूं, बचा लूं, री इन्वेस्ट कर दूं, फ्यूचर के लिए बचा लूं, कितना शेयर होल्डर में बांट दूं एज डिविडेंड, ये भी तो एक डिसीजन है। तो क्या बोल रहा है? दिस डिसीजन इज कंसर्न्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। Under dividend decision, the finance manager decides how much to be distributed and how much to keep as retained earnings. फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं बेटा इसके अंदर? बहुत आसान से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स कितनी है भाई, कितना आसान। ज्यादा अर्निंग है तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा डिविडेंड दोगे ना। अगर आपके पास अर्निंग अच्छी है,
अगर अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा, क्योंकि डिविडेंड का मतलब ही प्रॉफिट बांटना होता है। तो ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा बांटूंगा ना यार, कम प्रॉफिट होगा तो कम बांटूंगा, कितना सिंपल है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं बेटा जिनकी अर्निंग स्टेबल होती है, स्मूथ होती है, यानी वो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जो ऑलरेडी पुरानी कंपनीज हो चुकी होती हैं, ऑलरेडी खूब नाम होता है, खूब गुडविल होती है, खूब अच्छी रेपुटेशन होती है। तो जो ऐसी कंपनीज होती है ना जिनका रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, वो लोग डिविडेंड ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। ज्यादा मतलब रेगुलर देते हैं। क्यों रेगुलर देते हैं? क्योंकि उनकी अर्निंग भी रेगुलर है ना। तो क्या बोल रहा है, प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। और जिनकी अनस्टेबल अर्निंग्स होती है वो कम डिविडेंड देते हैं। उसके बाद आता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बच्चे ना इन दो पॉइंट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होना। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब है कि प्रॉफिट स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि प्रॉफिट भले ही ऊपर नीचे हो जाए लेकिन डिविडेंड उतना ही देंगे, हर साल उतना ही डिविडेंड देंगे। समझे? सर ऐसे कैसे दे देंगे? देखो बच्चों, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये समझती हैं कि डिविडेंड के साथ उनकी रेपुटेशन टिकी हुई है। अगर वो अच्छा डिविडेंड देंगी तो उनकी रेपुटेशन अच्छी बनेगी मार्केट में। अगर वो डिविडेंड अच्छा नहीं देंगी तो उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं बनेगी मार्केट में। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर एज अ इन्वेस्टर मैं आपसे पूछूं आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आप बोलोगे कि यार ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे सर जिसमें डिविडेंड बढ़िया मिलता हो। सिंपल सी बात है या नहीं है? तो भाई कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम अपनी सेविंग्स यूज कर लेंगे लेकिन डिविडेंड तो रेगुलर देंगे, है ना। देखो क्या बोल रहा है, सम कंपनी फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एज इट हैज बेटर इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स एंड इंप्रूव रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो अमाउंट ऑफ अर्निंग्स में क्या बोलेंगे, अच्छी अर्निंग अच्छा डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स में क्या बोलेंगे, अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है ज्यादा डिविडेंड, अनस्टेबल है कम डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब होता है कि कुछ कंपनी स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती हैं जिसमें वो डिविडेंड्स रेगुलर और स्टेबल देती हैं। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया पॉइंट। लो जी, ग्रोथ का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है भाई आज प्रॉफिट हो गया, आपको लग रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, यानी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो बिकेगी, आपको लग रहा है उसे खरीदने का मौका होगा, बढ़िया चांस होगा, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उस केस में मेरे बच्चे अपने पास पैसा बचा के रखोगे, डिविडेंड नहीं बांटोगे। क्योंकि डिविडेंड बांट दोगे 2 महीने बाद जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं होगा, तुम तो सब बांट चुके हो। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो डिविडेंड मत बांटो, बचा के रखो। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो शेयर होल्डर को खुश करो, डिविडेंड बांटो। देखो क्या बोल रहा है, इफ कंपनीज हैव नो इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ प्लान्स तो इट वुड बी बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। कैश फ्लो पोजीशन सिंपल, कैश अगर अच्छा है डिविडेंड तो कैश से ही दोगे ना। तो अगर कैश फ्लो अच्छा है तो मोर डिविडेंड, कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो लेस डिविडेंड, सिंपल। 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? हाँ सर, बढ़िया। उसके बाद शेयर होल्डर का प्रेफरेंस, भाई अपने शेयर होल्डर से भी पूछ लो कि वो क्या चाहता है, क्योंकि कुछ कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना बेटा वो वेल्दी होते हैं, ऑलरेडी उनके पास खूब पैसा होता है, तो उनको डिविडेंड नहीं चाहिए। वो तो बोलते हैं इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दो, हमें और शेयर्स ही दे दो इसके बदले में, हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, इसको और बिजनेस की ग्रोथ पे लगा लो। तो क्या बोल रहा है, इफ कंपनी इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वेल्दी शेयर होल्डर it will prefer to keep aside more in the form of retained earnings and declare low rate of dividend। वहीं पे अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो एवरेज हैं, मिडिल क्लास हैं, जो डिपेंडेंट है डिविडेंड पे, वहां पे आपको ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी का क्या मतलब होता है बेटा, कई बार कंपनीज को ना बच्चा डिविडेंड देने पे टैक्स देना पड़ता है। तो अगर टैक्स रेट हाई है, टैक्स सरकार ने बहुत ज्यादा करा हुआ है, तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर टैक्स का रेट कम है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम किया हुआ है, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। इफ टैक्स रेट इज हायर कंपनी प्रेफर टू पे लेस, ठीक है, वेयर एज इफ टैक्स रेट इज लो कंपनी में डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस, बेटा आप जितना डिविडेंड देते हो उस हिसाब से आपकी मार्केट का मार्केट में रेपुटेशन बनता है आपका। तो अगर आप अच्छा डिविडेंड दोगे तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आपके लिए पॉजिटिव आएगा, अच्छा डिविडेंड नहीं दोगे, उल्टा सीधा डिविडेंड दोगे, कम ज्यादा डिविडेंड दोगे तो रिएक्शन इतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स का मतलब होता है शेयर मार्केट्स। एक्सेस का मतलब आपकी जान पहचान, आपकी पहुंच, कि भाई आपको पैसे की जरूरत पड़ी
और आप इजीली पहुंच गए, मार्केट से आप रेज कर सकते हो, फिर बचाने की क्या जरूरत है? डिविडेंड का क्या करना है हमें? रिटेन करके क्या करना है? डिविडेंड को बांटो ना, है ना। तो अगर आपकी मार्केट में पकड़ अच्छी है, कमांड अच्छी है, तुम्हें जब भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तुम मार्केट से पैसा रेज कर लोगे, आसानी से मिल जाएगा। तो आज बचा के क्या करना है यार? बांटो ना, शेयर होल्डर को खुश करो, रेपुटेशन बनाओ, राइट। देखो बोल रहा है इफ इट इज डिफिकल्ट फॉर कंपनी टू अप्रोच एंड एक्सेस कैपिटल मार्केट, अगर मुश्किल है फिर बचाओ, देन कंपनीज डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड, राइट। देन वी हैव लीगल रेस्ट्रिक्शंस बेटा। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस, लीगल मतलब लॉ के रेस्ट्रिक्शंस। बेटा डिविडेंड बांटने से पहले लॉ ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। लॉ मतलब कंपनीज एक्ट, सेबी के रूल्स, ये बोलते हैं कि डिविडेंड आप तभी दे सकते हो जब आपने आउटसाइडर्स का सारा पेमेंट कर दिया है। सर आउटसाइडर्स मतलब आपने कोई बैंक लोन चुकाना है तो वो चुकाओ, कोई डिबेंचर इशू किए हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट दो, कोई बॉन्ड इशू किए हुए हैं तो उसका इंटरेस्ट दो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड दो, उसके बाद इक्विटी का नंबर आएगा। तो ये सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं बेटा, जो आप डिविडेंड तभी दे सकते हो जब आपने लॉ को फॉलो करा है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस। कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब होता है? अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, फॉर एग्जांपल एज अ कंपनी मैंने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब भी पैसा कमाऊंगा पहले तेरा पैसा दूंगा फिर डिविडेंड दूंगा। तो बताओ जब मेरा प्रॉफिट बन गया तो अब मैं डिविडेंड तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं उसका पेमेंट नहीं कर देता। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है उससे, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स का रेस्ट्रिक्शंस है जो मुझे रोक रहे हैं डिविडेंड देने से। तो दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लीगल जो लॉ ने ही बनाए हुए हैं, देन कॉन्ट्रैक्चुअल कि अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वहां भी मैं बाउंड हो जाता हूं, डिविडेंड बाद में ही दे पाऊंगा। देखो बोल रहा है देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजंस दैट इज वेदर द कंपनी हैज टू इनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड और नॉट। इसका मतलब सिंपल है बेटा, तुम ये पॉइंट यहां से मत पढ़ना, तुम ये पॉइंट पुराने वाली पीपीटी से या एनसीईआरटी से पढ़ लेना, या जो भी बुक फॉलो करते हो वहां से पढ़ लेना। सिंपल इसका मतलब ये है कि कंपनीज को सेबी और कंपनीज एक्ट के पॉलिसीज, सेबी और कंपनीज एक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस देख के फिर डिविडेंड देना है, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज एन इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत प्रिंटेड है, ये नालायक है, इसकी सैलरी काटूंगा आज इस महीने की। क्या कर रहा है ये? सेम पॉइंट कॉपी पेस्ट कर दिया नालायक ने। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया बेटा। मेन चीज यही है कि आप ध्यान रखना कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा, फिर मैं डिविडेंड दे सकता हूं, उससे पहले नहीं दे सकता, ठीक है। बाकी ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया सर। अगला टॉपिक आ रहा है बच्चों फाइनेंशियल प्लानिंग। आधा चैप्टर हमारा खत्म है, सर इसकी मेमोरी टेक्निक है ना लाइको CGST कैप लेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CGST कैपलेस, ठीक है। ये इसकी मेमोरी टेक्निक है, सारे पॉइंट्स इसके अंदर आपके आ जाएंगे। तो C3F2RS, क्राई और CGST कैपलेस, ठीक है। तीनों डिसीजंस आपके डन हैं। आज यहां तक तैयार करो, कल इस चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स भी मस्त चल रहा है, आज और इंपॉर्टेंट चीजें कराऊंगा। मिलता हूं इशू ऑफ शेयर्स में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।